जी नाजरीन, गल्फ में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आज कुछ बात करेंगे क्योंकि रोज़ बरोज़ वहाँ पर नई से नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो आज थोड़ी सी बात उस पर कर लेते हैं। आम ख्याल जो है पहले उसका जिक्र करते हैं कि आम ख्याल ये है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अमेरिका ईरान पर कोई बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है और उसकी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है। ये एक आम ख्याल है, बहुत सारे तज्जिया निगार को मैंने देखा है कि वो इस पर बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल इससे थोड़ा सा फर्क है और वो क्यों फर्क है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन इस वक़्त जो सिचुएशन है उसे समझने की कोशिश कीजिए, वो ये है कि इराक से अमेरिका ने अपनी फ़ौजें निकाली 24 साल के बाद। अपने वहाँ पर जो अड्डे थे इराक में वो खाली कर दिए हैं। ये कोई इराकी अवाम पर उन्होंने एहसान नहीं किया। उसका मकसद ये है कि जब वो ईरान पर हमला करेंगे, अगर वो करें, तो इराक का बॉर्डर बिल्कुल ईरान के साथ है और ईरानी मिसाइलों की बराह रास्त ज़द में है पूरे का पूरा इराक। अमेरिका के तमाम वहाँ पे फ़ौजी अड्डे, हवाई अड्डे, जो कुछ भी बेसिस उन्होंने बनाई हैं, तो उस नुकसान से मुमकिना नुकसान से बचने के लिए गालिबन उन्होंने अपने फौजियों का वक्ती तौर पर वहां से इनखला किया है। कितनी देर तक ये इनखला रहेगा, हमले की सूरत में क्या होगा, वो जब होगा तो हम उस वक्त देख लेंगे, लेकिन बजाय इसकी वजह यही नजर आती है, उन्होंने इराक पर कोई एहसान नहीं किया। कतर में बहुत ज्यादा नकलो हमल देखी जा रही है, जो कि गल्फ में, मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है, फौजी अड्डा, वो कतर में है। वहां पर बहुत इस वक्त देखी जा रही है गहमा गहमी। माल बरदार जहाज भी वहां पर लैंड किए हैं, C-130, और इसके अलावा दूसरे ट्रांसपोर्टर प्लेन्स जो होते हैं, उसमें हमें नहीं मालूम कि उन्होंने क्या असला साजो सामान या किस किस्म की कुछ सर्वेलेंस के कोई ड्रोन्स क्या चीजें उन्होंने वहां पर पहुंचाई हैं। और तीसरी अहम खबर जिससे जुड़ी हुई है वो ये है कि साउथ चाइना सी से, जी हाँ, जो ताइवान और ताइवान और माफ कीजिएगा चीन के दरमियान जो समुंदर है, वहां पर उसके आसपास जो अमेरिकी बहरी बेड़ा ताइवान की हिफाजत के लिए या चाइना की हरकतों पर नजर रखने के लिए नकलो हमल पर वहां पर मौजूद था, वो वहां से मूव हो चुका है। और जहां तक मैं देख सका हूं उसकी अराइवल, वो गल्फ की तरफ उसका रुख है और गालिबन 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 4 दिन में वो इन पानियों में पहुंच जाएगा जहां पर मुबैना तौर पर एक बहुत बड़ी जंग लगने जा रही है। ये है सूरत हाल इस वक्त। लेकिन मैं इख्तलाफ करूंगा तमाम अदब के साथ उन तमाम तज्जिया नगारों से जो ये कहते हैं कि फौरी तौर पर एक बहुत बड़ी जंग लगने वाली है। बड़ी जंग लगेगी जरूर, ये चीज कंफर्म है, लेकिन फौरी तौर पर नहीं। मुझे जहां तक नजर आता है इन तमाम तैयारियों के पेश नजर कि अभी इस वक्त ईरान की दिफाही और हमले की जाहिरियत की सलाहियत को टेस्ट किया जाएगा। एक छोटी वार उन पर मुसल्लत की जाएगी कुछ चीजें टेस्ट करने के लिए। कुछ टेस्ट वो कर चुके हैं पिछली मरतबा जब इसराइल और ईरान के दरमियान मिसाइलों का तबादला हुआ था, उस वक्त वो कुछ टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़े हमले से पहले, जिसके बाद हो सकता है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड भी हो, यानी अमेरिकन ट्रूप्स को ईरान की सरजमीन पर उतारा जाए, उसके लिए अभी उनके पास टेस्ट करने को चंद एक चीजें बाकी हैं। मैं उसकी मिसाल आपको इस तरह से दूंगा कि अमेरिका अगर कोई बड़ा कदम उठाएगा तो उससे पहले वो तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहेगा, वरना जब ग्राउंड पे बूट्स आएंगे उनके सोल्जर्स के और अगर वहां पर उन्हें डिफीट हुई तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी हजीमत का बायस बनेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। यहां से जुड़ी हुई बात अमेरिका की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अमेरिका में सिचुएशन क्या है। नवंबर के शुरू में, 2026 में नवंबर के शुरू में, यानी आज से लगभग कह लीजिए 10 माह के बाद, साढ़े 9 माह के बाद, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, यानी कि सेनेट के और कांग्रेस के। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वहां पे हाउस की तादाद में जो है वो सेनेट में उनको चंद एक सीटों की गालिबन 45 एंड 53 है, यानी 53 रिपब्लिकन हैं, 47 डेमोक्रेट्स हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं और 2 सेनेटर्स वहां पर आजाद हैं जिन्होंने अभी तक साइड किया है, अभी तक वोट दिया है अपोजिशन के साथ मिलकर, यानी कि डेमोक्रेट्स के साथ। तो डेमोक्रेट्स 47 हो गए, वो 53 है। 6 सीटों का एक मामूली सा फर्क है रिपब्लिकन पार्टी की फेवर में। कांग्रेस में भी सूरत हाल इससे भी पतली है, वहां पर 15 सीटों का फर्क है। 218 रिपब्लिकन की हैं और 213 लगभग यही नंबर है, लेकिन फर्क 5 सीटों का है और 5 सीटों से रिपब्लिकन पार्टी आगे है। अब डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त वेनेजुएला में जो उन्होंने कार्रवाई की है और उसके अलावा चंद एक चीजें जो उन्होंने की हैं, उसकी वजह से उनकी मकबूलियत का ग्राफ कुछ कम हुआ है। अब अगर इस मौके पर ऐसी स्टेज पर
وہ कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो अहमकाना साबित होता है बाद में, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी मजीद नीचे आती है। याद रखिएगा कि अमरीकी अवाम ने तो जो रिएक्शन दिया सो दिया है, पूरी दुनिया में जो वेनेजुएला में उन्होंने कार्रवाई दिखाई है उस पर बड़ा मनफी रद्द-ए-अमल आया है। यूरोप में उन्होंने जो ग्रीनलैंड में जो उन्होंने काम किए हैं, जो ग्रीनलैंड पे कब्जा करने का, लेने का, बाय हुक्स और बाय क्रुक्स वो कह रहे हैं कि मैं लेके रहूंगा, उसकी वजह से पूरे यूरोपियन यूनियन को उन्होंने अपने खिलाफ कर लिया है, जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन में जो जंग लगी है उस पर भी असरात पड़े हैं। और यूरोपियन कंट्रीज ये सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि आखिर ये डंडा बरदार शख्स या डंडा बरदार मुल्क अमेरिका कब तक इंटरनेशनल पुलिसमैन बन के या इंटरनेशनल गैंगस्टर बन के हमें धमकाता रहेगा अपनी मिलिट्री माइट की बेस पर, और कब तक हम इसके नीचे लगकर हम इसकी बातें सुनते रहेंगे। तो ये वहां पर सोच बहुत इस वक्त बहुत वाज़ेह होकर सामने आई है। अब डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट्स की जो स्पीचेस हैं, जो उनके वज़राए खारजा की स्पीचेस हैं, अगर आप उठाकर सुन लें गूगल करके तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मखासमत कहां तक चली गई है। हत्ता के अमेरिका का जो पक्का पक्का इत्तेहादी है ग्रेट ब्रिटेन, जहां मैं बैठा हुआ हूँ, जो यहाँ के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो ग्रीनलैंड पे यूरोप के साथ खड़े हैं और अमेरिका के साथ साइड नहीं करेंगे। इन सारी चीजों को अगर आप मिलाकर देखें तो मुझे उसकी वजह से ये बात समझ में आती है कि अगर अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई बड़ा हमला करना है ईरान पर और वहां पर रेजिम चेंज का उनका कोई प्रोग्राम है, तो वो सरे दस्त वक्ती तौर पर अभी फौरन अगले कुछ अरसे में नहीं करेंगे। अगर कुछ करेंगे तो कुछ टेस्ट करने के लिए ईरान की, जैसे मैंने कहा, दिफाई सलाहियत को और ईरान की जारियत को देखना चाहेंगे कि उनके पास किस हद तक डिफेंस है और किस हद तक वो जारियत कर सकते हैं। जारियत ईरान सिर्फ अपने मिसाइलों से कर सकता है, उसके पास कोई और ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई एयरफोर्स इस तरह की चीज ऐसी स्ट्रांग नहीं है कि वो जाकर अमेरिकी अड्डों को गल्फ में निशाना बनाए और यहाँ इसराइल तक फ्लाई करके कुछ कर सके। वो सिर्फ मिसाइल से अटैक कर सकते हैं, ये बात तो तय है। मिसाइल की इस्तादात क्या है और कितनी उनके पास क्वांटिटी है, इसको वो असेस करने की कोशिश करेंगे। प्लस उनका डिफेंस सिस्टम कैसा है। याद रखिए, ईरान के पास अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। वो बिल्कुल एक तरह से सिटिंग डक जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, वो सिटिंग डक है। अगर उन पर कोई बड़ा फिजाई हमला होता है तो उनकी दिफा करने की सलाहियत ना होने के बराबर है। लेकिन रिसेंटली, अभी कुछ ही अरसा पहले, चीन और रूस के कुछ माल बरदार, त्यारा बरदार जहाज, जैसे कि C-130 अमेरिका के लैंड किए हैं कतर में। इसी तरह ये रिपोर्ट्स भी हैं मुबैना तौर पर कि इन दो ममालिक से 6 या 7 बड़े तैयारे लैंड किए हैं, जो कि नोन है। इसके अलावा अगर कुछ हो सीक्रेटिवली तो हमें नहीं मालूम। वो लैंड किए हैं और उन्होंने गालिबन गालिबन जो दिफाई निजाम है एंटी एयरक्राफ्ट का, और जो इसके अगेंस्ट फिजाई हमले के अगेंस्ट सामान इस्तेमाल होता है, S-300, इवन S-400 में भी वो डिलीवर किए हैं और ईरान को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। क्योंकि जाहिर है चीन और अमेरिका इस खित्ते में दो बहुत बड़ी पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं। वो ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर अमेरिका एक तरफा तौर पे ईरान जैसे मुल्क पर चढ़ दौड़े। इससे उनके मफादात को नुकसान पहुंचता है इससे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, जो बॉटम लाइन में कहना चाहता हूँ वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपना कोई भी ऐसा बड़ा हमला करने से पहले कम से कम इतना असेस जरूर करना चाहेंगे कि अगर उन्होंने ये हमला किया और इस हमले के बाद उन्हें बूट्स ऑन द ग्राउंड्स करने पड़े रेजिम चेंज के लिए, और अगर ईरान ने आगे से सख्ती का मुजाहरा किया और अमेरिका अपने तय करदा हदाइफ जो है वो हदफ हासिल नहीं कर सका, तो इसका असर आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस पर क्या पड़ेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात पहले भी कह चुके हैं कि अगर वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अपनी अक्सरियत खो गए तो फिर ये हाउस उन्हें इम्पीच करने की तरफ जा सकता है, उनके मुआवजे की तरफ जा सकता है। अगरचे वो तरीकेकार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतना आसान नहीं है। उसमें दोनों में से एक हाउस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, जो कि आसान काम नहीं है। लेकिन बहरहाल वो इस खदशे का इजहार कर चुके हैं। तो मेरी नजर में इस वक्त मैं पूरी माजरत के साथ उन तजिया नगारों से मुत्तफिक नहीं हूं जो ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इस खत्ते में एक बहुत बड़ी जंग लगने जा रही है। फौरी तौर पर अगर कुछ हुआ तो छोटी मोटी झड़प होगी, कैपेबिलिटी असेस करने की कोशिश होगी और उसकी बुनियाद पर यह फैसला किया जाएगा कि अगर हमने बड़ी जंग लगानी है और वाकई यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम देना है, कोई कार्रवाई करनी है, तो उसके लिए डाटा पहले इकट्ठा किया जाएगा, उससे एनालाइज किया जाएगा। लिहाजा मेरी नजर में ये काम कम से कम गर्मियों तक, जून जुलाई इवन अगस्त तक शायद बड़ा हमला ना हो। और वो भी उस सूरत में होगा जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का यकीन है, मुहकम हो जाएगा, 101% उन्हें यकीन होगा कि हम अगर ईरान पर कोई बड़ा हमला करते हैं तो वो हमला कामयाब होगा। हमने जो अहदाफ अपने तय किए हैं हम उन अहदाफ को हासिल करेंगे। अगर उन्हें ये यकीन नहीं होगा
तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप इससे किसी ना किसी तरीके से निकलने की कोशिश करेंगे, और जैसे कि वर्जिश का क्रेडिट लेते हैं, वो क्रेडिट लेंगे कि देखें मैंने ईरान के साथ फड्डा तो लिया और उन पर हमला भी किया छोटा मोटा, लेकिन मैं समझता हूं कि अमन को मौका देना चाहिए। ईरानियों ने बात करने की पहले भी आमादगी जाहिर की थी, मशरूत तौर पे अरब ममालिक के जरिए हमें पैगाम पहुंचाया था, लिहाजा हम भी अब यही समझते हैं कि जंगो जदल से परहेज करना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप आप जानते हैं वो हमेशा से ही अमन के नोबेल प्राइज के लिए ख्वाहिशमंद रहे हैं, जो कि अब उनको बिल वास्ता तौर पर मिल भी चुका है। तो वो अमन को ही बहाना बनाकर इस दलदल से निकलेंगे। अगर उन्हें ये यकीन हासिल ना हुआ कि उनके पास इतनी फायर पावर है, और फायर पावर तो है उनके पास, लेकिन उनके पास उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी है, उनकी कैपेबिलिटी ऐसी है कि वो ईरान में बहुत बड़ी जंग लगाकर अपने मतलूबा मकासद हासिल कर सकते हैं। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोलें। टॉक इज लाइव।